Friends, I am विकास सोनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, हमने अपना पिछली क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे। और चलिए अब हम आगे अपना एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अपने सारे रूल्स आप रिवीजन कर लिए होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ अपने सारे पॉइंट्स जो हैं रिवीजन कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स, ये मान के चलिए हर एग्ज़ाम का ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एक दो क्वेश्चन आते हों। इसमें अगर बैंकिंग में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं हर पजल पे। तो आप ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से क्वेश्चंस को विदाउट एनी टेंशन और विदाउट एनी बर्डन सॉल्व कर सकें। चलिए हम अपना लिखते हैं पहला क्वेश्चन बोर्ड पर। फ्रेंड्स, हम अपनी पजल पूरा बोर्ड पर लिख रखी है। अब हम इसे पॉइंट्स 1 बाय 1 पढ़ के इसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, इसमें लिखा है ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये हमारे 7 पर्सन्स हैं, नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। कितने पर्सन्स हैं? 7। अब ये देखिए यहाँ पर दिया है F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। मीन्स F जो है हमारा E के इमीडिएट राइट पोजीशन पर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये हमारा F है, ये E। ये देखिए E के, ये देखिए E के इमीडिएट राइट ये है। ये देखिए ये E है ना, E पर्सन। तो E का लेफ्ट साइड ये कहलाएगा, E का राइट साइड ये कहलाएगा, है ना। तो ये इसमें दिया में EF इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। मीन्स F जो है हमारा E के इमीडिएट राइट पोजीशन पर है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है? E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। ये देखिए कुछ पर्सन इस तरीके से बैठेंगे। इन्होंने क्या कहा? E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। अगर हम G को यहाँ बिठालते हैं तो ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। हमारा E थर्ड पोजीशन पर है, मतलब हमें G को यहाँ बिठालना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम G को यहाँ बिठालते हैं तो ये G का लेफ्ट साइड कहलाएगा। ये देखिए ये G का लेफ्ट कहलाएगा और ये G का राइट साइड कहलाएगा। तो ये G का फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट और ये फोर्थ राइट। हमें यही तो दिया है E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। हमने E को G के फोर्थ राइट पोजीशन पर बिठाल दिया है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना। C इज टू द नेबर ऑफ B एंड D। C जो है B और D दोनों पर्सन्स का नेबर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये देखिए C इज द नेबर ऑफ B एंड D। अब एक तो पोजीशन ये है कि B और D C के दोनों नेबर हैं। ओके, और एक हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए एक बार B यहाँ पर आया, D यहाँ पर आया और एक बार D यहाँ पर आया, B यहाँ पर आया। अब हम इस स्टेटमेंट को यहीं छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। ये स्टेटमेंट अपना बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें जिन चीज़ों से सॉल्व करने में कनेक्टिविटी मिल रही है हम पहले उन पॉइंट्स को लेंगे। अब इसमें दिया है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड। अब इसमें क्या दिया है? जो पर्सन हमारे डी के थर्ड लेफ्ट पोजीशन पर है वो किसी न किसी एंड पर आएगा, है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पे डी का थर्ड लेफ्ट पर्सन देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें इसमें डी की पोजीशन तो भी पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो केस आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर अपनी ऐसी ही एक और पजल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने में कई पॉसिबिलिटी लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप पजल को सॉल्व करते जाएंगे उसमें आपको कुछ क्लूज मिलेंगे जिससे आप आराम से पता कर पाएंगे हमारी कौन सी पजल सही है कौन सी गलत है। चलिए मैं एक और ऐसे ही पजल बनाता हूँ। ये देखिए ये G है, ये 3 पर्सन्स हैं, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। अब ये देखिए C इज बिटवीन B एंड D। हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हम उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इन दोनों को हमने यहीं पर क्यों रखा? क्योंकि फ्रेंड्स हमें पजल में दिया है कि 7 पर्सन्स हैं और वो रो में बैठे हुए हैं। अगर हम इन तीनों को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो हमारी रो में 7 से ज़्यादा पर्सन्स हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हमने दोनों केसेस, ये देखिए ये वाला केस है ना, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए
बी सी डी, और एक ये वाला केस डी सी बी। फ्रेंड ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में दिया था कि सी जो है हमारा वो बी और डी के बीच में बैठा हुआ है ना। तो हमने दोनों केसेस ले लिए, यहाँ पर सी बी और डी के बीच में बैठा है, और इस वाले केस में सी है जो वो डी और बी के केस में बीच में बैठा हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड। अगर हमारा डी यहाँ पर है तो ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ये देखिए ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, और ये थर्ड लेफ्ट, है ना। ये डी का, ये वाली डी की थर्ड लेफ्ट पोजीशन कहलाएगी। और इस वाले केस के अकॉर्डिंग डी की थर्ड लेफ्ट पोजीशन कौन सी होगी, ये देखिए ये हो गई डी की फर्स्ट लेफ्ट, ये पोजीशन हो गई डी की सेकंड लेफ्ट, और ये पोजीशन हो गई डी की थर्ड लेफ्ट। अब फ्रेंड्स इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो इसमें कितने पर्सन्स, कितनी सीट्स हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि हमें तो 7 पर्सन्स ही दिए हैं, तो उसमें 8 सीट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। मतलब हमारा ये वाले हमारी जो अरेंजमेंट थी ये गलत है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, डी की जो थर्ड लेफ्ट में है वो हमारा सबसे लेफ्ट पोजीशन पर बैठेगा। तो मीन्स हमारी टेबल सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है ना, वो हमारी जी है। हमें इसमें दिए कितने पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा जो 7th पर्सन है वो इस साइड होगा, है ना। अब देखिए मैं इसमें पर्सन्स कौन कौन से दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ पर बी सी डी ई एफ और जी, ओनली ए है जो हमारा पर्सन, वो अभी तक इस अरेंजमेंट में नहीं बैठा है, तो हम ए को यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए हमारे 7 पर्सन्स थे, सारी कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, और हमारे 7 पर्सन्स रो में नॉर्थ की साइड फेस करके बैठ चुके हैं। तो ये हमारा सही पजल बना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पजल की साइड। ये देखिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ दूसरा पजल। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमारे आज का है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या दिया है हमको, 7 पर्सन्स हैं ए से लेके जी तक, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। हमारे 7 पर्सन्स नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। इसमें दिया है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जी। इसमें 2 पर्सन्स बैठेंगे एफ और जी के बीच में। तो हम इसे कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए एफ और जी, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और सेकंड तरीका ये हमारा, यहाँ पर जी आएगा, और ये देखिए यहाँ पर भी एफ और जी के बीच में 2 पर्सन है, और यहाँ पर भी। अब इसमें दिया है एफ ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मतलब जी की जो पोजीशन है वो बी के सेकंड लेफ्ट पर है। अगर हम बी को यहाँ बिठालते हैं तो ये देखिए ये बी की फर्स्ट लेफ्ट और ये बी की सेकंड लेफ्ट, और अगर हम इस वाले केस में बी को यहाँ बिठालते हैं तो ये बी का फर्स्ट लेफ्ट और ये बी का सेकंड लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यही तो दिया है, जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और यहाँ पर भी जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ये देखिए डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। हमें इस वाले स्टेटमेंट में दिया है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब फ्रेंड ध्यान से देखिए, हमें इन दोनों केसेस में ना तो सी की पोजीशन पता है और ना डी की, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को साइड में लिख लेंगे, और जब हमें ये लगेगा कि यूज़ करना है तब यूज़ करेंगे। ये देखिए डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, सपोज सी यहाँ पर बैठा है, तो ये सी का फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, तो मीन्स डी यहाँ पर बैठना चाहिए, है ना। ये देखिए ये डी है जो सी के थर्ड लेफ्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। हमारा ई है जो वो एग्जैक्टली बिटवीन बी और जी के बीच में है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे बी और जी है, मतलब ई हमारा यहाँ पर बैठेगा, और इस वाले केस में ई हमारा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें दिया है बी सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो,
मतलब बी जो है हमारा वो रो के सबसे राइट एंड पोजीशन पर बैठेगा। मतलब इस वाले केस में बी यहाँ पर बैठेगा। अगर हम ये वाला केस देखेंगे तो बी के ऑलरेडी ये एक पर्सन और बैठा हुआ है, तो बी तो यहाँ सबसे राइट एंड पोजीशन पर नहीं है, तो ये वाला केस हमारा गलत हो गया, है ना। अब इसमें देखिए हमें कितने पर्सन दिए थे, 7 पर्सन। तो हम इस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 पर्सन बिठा चुके हैं, और हमें ये भी दिया है कि बी हमारा सबसे राइट एंड पोजीशन पर है। तो हमारा एक और जो पोजीशन होगी वो समथिंग यहाँ होगी। अब देखिए हमें जो ये वाले कंडीशन दी थी ना, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया था, डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए हमारे 7 पर्सन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम डी और सी को कहाँ पर प्लेस करेंगे ताकि 2 पर्सन बीच में आ सकें। तो ये देखिए ये दोनों पर्सन बीच में आएंगे, तो हम डी को यहाँ पर प्लेस करेंगे और सी को यहाँ पर। अब देखिए हमें पजल में कितने पर्सन दिए थे, 7, जिसमें से बी सी डी ई एफ जी हो चुका है। अब बचा है सिर्फ कौन, ए। फ्रेंड्स अब देखिए हमारे सारे पर्सन्स बैठ चुके हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की साइड। अब मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, ये देखिए ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया है, 7 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, ये हम सर्कुलर टेबल बनाया। ये हम इस केस में क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे क्योंकि हमें सेकंड डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। 7 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। सपोज ये हमारा जी है, तो यहाँ पर एफ कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड राइट ऑफ जी, मतलब ये जी का फर्स्ट राइट और ये जी का सेकंड राइट, तो हमारा एफ यहाँ पर बैठेगा, है ना। इसी तरीके से हम इस डायग्राम में भी ड्रॉ करेंगे। अगर ये जी है तो फर्स्ट और सेकंड राइट पोजीशन पर एफ बैठेगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, बी इज अ नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ सी। बी जो है हमारा एफ का नेबर है लेकिन बी के पास नहीं बैठेगा। फ्रेंड्स इसमें देखिए इसमें 3 पर्सन दिए हैं, 1 2 और 3। मैंने आपको पहले बताया था कुछ केसेस में कि अगर एंड या बट दिया हो तो ये जो बट है ना, ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बट जो है हमारा बी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बी इज अ नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ सी। अब देखिए हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, यहाँ पर बी एक तो यहाँ बैठ सकता है, बी एफ के पास बैठेगा लेकिन सी के पास नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, है ना। इस वाले केस में एक तो हमने बी को इस साइड ले लिया, अब एक बी को हम इस साइड भी ले सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ बी बिठा दिया ना, तो ना तो यहाँ सी बैठा है ना यहाँ सी बैठा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें दिया है ई इज अ नेबर ऑफ सी एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। क्या दिया है, ई जो है नेबर है सी का एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, और जो हमारा ई है वही फोर्थ राइट पोजीशन पर है जी के। मैंने आपको बताया था जब 3 पर्सन दिए हों, ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, और अगर इसमें एंड यूज हुआ हो तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ जो एंड है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, ठीक है। ई इज अ नेबर ऑफ सी, ई जो है वो सी का नेबर है और फोर्थ राइट पोजीशन पर है जी के। ये हमारा जी है, जी का फोर्थ राइट कौन सा कहलाएगा, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट और ये फोर्थ राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या बैठेगा, यहाँ हमारा ई बैठेगा, ठीक है। सेम इस तरीके से हम इसमें करेंगे। ये जी है तो ये जी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, मतलब हमारा ई यहाँ पर बैठेगा। इसमें क्या दिया था, ई इज अ नेबर ऑफ सी, ई सी का नेबर है। तो इसमें तो देखिए इस वाले डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है ये ई है,
सी यहाँ पर बैठ नहीं सकता, तो सी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। अब इस केस में देखिए, इस वाले केस में यहाँ पर सी यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी, तो हम दो केस लेने पड़ेंगे, है ना। ये देखिए हमने एक और डायग्राम बनाया इस तरीके से, जो इसमें दिया है, हम ये सारे प्लेसेस को फिक्स कर लेते हैं ऐसे ही, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। और ये जो पर्सन्स बैठे हुए इनको भी बैठा लेता हूँ मैं, जी, फिर यहाँ पर बी, सॉरी ये बी के बाद यहाँ एफ और यहाँ पर ई, है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ई इज अ नेबर ऑफ सी। यहाँ पर देखिए मैंने ई को सी के बगल में बिठा दिया है। अब ये दोनों केस अभी सेम है, एक में सी को मैं यहाँ बिठा लूँगा और इस वाले केस में सी को मैं यहाँ बिठा लूँगा, क्योंकि अभी दोनों सेम है। तो एक में मैंने सी को यहाँ बिठाला और इस वाले केस में सी को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। हमारी वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, ई इज़ अ नेबर ऑफ सी। ई सी इसमें भी नेबर है, ई और सी इसमें भी नेबर है और इसमें भी नेबर है, एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। और तीनों केसेस में ई हमारा फोर्थ राइट ऑफ जी है, ये जी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। अब चलते हैं अपनी अगली कंडीशन पर, डी इज बिटवीन ई एंड ए। उन्होंने क्या कहा है, डी है जो हमारा ई और ए के बीच में है। अब यहाँ देखिए, अगर ई यहाँ पर है तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि मैं यहाँ ए को बिठा सकता हूँ। अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ तो डी यहाँ पर आना चाहिए था, जो कि यहाँ ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, है ना। अब आते हैं हम इस वाली साइड। अब इसमें देखिए क्या दिया है, डी इज बिटवीन ई एंड ए। अगर हम ए को यहाँ बिठाते तो ही डी यहाँ बैठ सकता था, बट ये प्लेस तो ऑलरेडी फुल है ना, तो यहाँ ए आ नहीं सकता, मतलब ये वाली कंडीशन भी गलत। अब बचती है ये कंडीशन, इसमें दिया है डी इज बिटवीन ई एंड ए। डी है जो हमारा ई और ए के बीच में बैठेगा। अगर हम ए को यहाँ बिठाते हैं तो डी हमारा यहाँ बैठेगा, मतलब ए यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा। अब देखिए 7 पर्सन्स दिए थे और 7 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी, 7 पर्सन्स बैठ चुके हैं, मतलब हमारी पजल कंप्लीट हो गई है, सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो गई हैं। फ्रेंड्स आप ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से कॉपी पर नोट कर लीजिए। 3 केसेस बनेंगे एग्ज़ाम में। एग्जामिनर यही चाहता है कि स्टूडेंट कितना प्रैक्टिस करके आया है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को जल्दी कर सकेंगे विद 100% एक्यूरेसी। और ये भी देखिए, हमें जो एंड और बट है ना, ये देखिए एंड और बट दोनों ही केस में अगर 3 पर्सन्स दिए हों तो बट हो या एंड हो, हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिए इस केस में बी एफ एंड सी, बी एफ बट सी। तो इस केस में, इस वाले केस में ये जो बट है हमारा, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर सेकंड वाले केस में हमें क्या दिया था, ई सी एंड जी, ई सी एंड जी। ये जो हमारा इस केस में जो हमारा एंड है, ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंड हमारी पजल कंप्लीट हुई, और चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस की साइड चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी पे नोट डाउन करते चलना। ये देखिए 8 पर्सन्स दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ये 8 पर्सन्स है, नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। एफ जो है हमारा सेकेंड राइट ऑफ जी है। अब यहाँ देखिए एफ जो हमारा सेकेंड राइट ऑफ जी है, अगर हम जी को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर एफ बैठेगा। ये दिया ना, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एफ इज सेकेंड राइट ऑफ जी। जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। जी है जो हमारा एच के थर्ड राइट है। ये देखिए यहाँ पर अगर एच को हम यहाँ बिठाते हैं, एच को यहाँ बिठाला तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारा जी है जो एच के थर्ड राइट पोजीशन पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये दिया है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। हाँ,
F does not sits at any of the extreme ends of the line। उन्होंने कहा F जो है हमारा किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा, मतलब एटलीस्ट 1% तो हमारा यहाँ पर होगा ही, तभी हमारा F है जो वो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, ये यहाँ देखिए यहाँ पर H, ठीक है। F जो हमारा एंड में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर 1%, एटलीस्ट 1% तो होना ही चाहिए। अभी कितने परसेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है, D एंड E आर इमीडिएट नेबर्स। D और E है जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, या तो D यहाँ पर आएगा, E यहाँ पर आएगा, या फिर E यहाँ पर आएगा और D यहाँ ऐसे बैठेगा, ठीक है। D and E are immediate neighbors, but neither D nor E is an immediate neighbor of F। इन्होंने बताया है कि कंडीशन में दिया है D और E आपस में तो पास में बैठेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी F के पास नहीं बैठेगा, ठीक है। सपोज ये मैं एक और केस लेकर बताता हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज हमने एक ये केस लिया है, ठीक है, इसमें 7 पर्सन्स हैं। सपोज मैं 8 पर्सन को इसी साइड बैठा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। अभी 8 पोजीशंस हो गई हैं। अगर मैं D या E को यहाँ पर बिठा लूँगा, या D या E को इस तरीके से, या फिर E को यहाँ पर और D को यहाँ पर, तो ये देखिए F के बगल में आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ये केस हमने कैंसिल कर दिया। अब दोबारा देखिए, D एंड E आर इमीडिएट नेबर्स, बट नाइदर D नॉर E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या दिया है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड A। इन्होंने कहा है E और A के बीच में 1 पर्सन बैठेगा, या तो इस तरीके से बैठ सकता है या फिर इस तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। अब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। इन्होंने कहा है B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, मतलब B है जो G के पास में बैठेगा। अगर हम B को यहाँ बिठा देते हैं, तो फिर हमारे पास जो ये दोनों पर्सन्स को साथ में बिठाना है ना, यहाँ हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बचेगी, तो हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये दोनों कंडीशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया है, चलो मैं इसे हटा देता हूँ और ऐसे ही मैं 2 केस लेता हूँ, ये देखिए, ताकि यहाँ पर भी हमको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ये D और E इन दोनों तरीके से बैठ सकते हैं ना, तो एक में मैंने D और E ऐसे बिठा दिया, और एक में E को यहाँ और D को यहाँ, ठीक है। अब देखिए इस लास्ट कंडीशन में क्या दिया है, B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। B है जो G के जस्ट पास में बैठेगा, मतलब B हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया था हमको 1 पर्सन E और E के बीच, A और E के बीच में बैठेगा, ये देखिए दिया है ना, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में 1 पर्सन बैठेगा। अगर मैं E को यहाँ लेता हूँ, तो 1 पर्सन बिठाना है E और A के बीच में, तो ना तो A यहाँ पर आ सकता है और ना ही A यहाँ पर आ सकता है ना। लेकिन इस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ पर E है, तो यहाँ पर A आ सकता है। अब देखिए A और E के बीच में 1 पर्सन आ गया ना, है ना। अब देखिए 8 पर्सन्स दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एक प्लेस खाली है और एक ही पर्सन रह गया है, वो कौन सा है, ये देखिए A B C रह गया है, C D E F G H, मतलब C हमारा यहाँ पर बैठेगा। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए सारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एंड फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो कोई भी आए वो आपको आराम से नेट पर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।